देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खुशी का एक दौर चल रहा था जब मेरे बड़े भैया एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में कामयाब हुए और इसी कारण हमें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना कभी आसान नहीं था, मगर इंसान को खुशियों की मंजूरी हो तो उसे उन दुखों के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं जो काफ़ी सालों से सुख बनकर उनके साथ चल रहे हों। गांव को छोड़कर जाने का हमारा बिल्कुल भी मन तो नहीं था, मगर खुशियों के इस माहौल में हमें अपने घर को छोड़कर शहर की तरफ रवाना होना पड़ा। तकरीबन 5 दिनों तक सब कुछ सही रहा, मगर फिर अचानक ही उस घर में हमें कुछ अजीब सी हरकतों का सामना करना पड़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे दिन ढलने लगता तो हमारे घर के अंदर एक बवाल सा मचने लगता। दरअसल हमें ऐसा लगता मानो हमारे घर के ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा हो। घर की चीज़ें अपने आप ही इधर उधर बिखरने लगती, मगर आज तक हम सभी इन सब बातों को जानने में असमर्थ रहे कि आखिर इन आवाज़ों के पीछे का रहस्य क्या है, क्योंकि हम सभी भूत पिशाच को समझते तक नहीं थे। और जब हमने इस बारे में उस घर के पुराने मालिक से बात की तो उसने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि घर के अंदर ज़रूर कोई गैस निकलती होगी, जिस वजह से इन आवाज़ों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी यही सोचकर इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त मेरी आयु बहुत ही कम थी, लेकिन भैया को कुछ और ही विश्वास था। भैया जल्द से जल्दी इस घर को छोड़ने की बातें करने लगे। अब पता नहीं क्यों, लेकिन भैया का दिल और दिमाग उस घर में रहने को राजी नहीं था और यही बड़ी वजह रही। 10 दिन रुकने के बाद हमने उस घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ने के तुरंत बाद ही भैया की ड्यूटी दूसरी जगह पर लग गई और उन्हें कुछ ही दिनों का आराम भी दिया गया। भैया की शादी को हुए 7 महीने बीत चुके थे और ये 7 महीने उनके लिए काफ़ी लकी भी साबित हुए, जिस वजह से भैया भाभी के साथ हनीमून पर जाने वाले थे। पहले तो हम किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए और फिर मम्मी और पापा को शिफ्ट करने के बाद मैं भैया और भाभी के साथ सफ़र काटते हुए दिल्ली के एक होटल में जा रुका। मुझे उस होटल का नाम तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस होटल के अंदर पहुंचते ही वहां का मैनेजर दौड़ते हुए हमारे पास आया और फिर हमारी सेवा में जुट गया। वो मैनेजर पहले तो हमसे यही पूछने लगा कि हमें इस होटल में कितने दिनों के लिए रुकना है। खैर, हमें भी किसी अच्छे और विशाल कमरे की तलाश थी। बाद में उस होटल के मैनेजर ने बताया कि मगर अभी भी 2 कमरे ऐसे हैं जिनको किराए पर दिया जा सकता है। मेरे भैया ने बिना कुछ सोचे समझे उनमें रुकने का फैसला किया। हम तीनों लोग एक साथ रूम नंबर 8 में रुकने वाले थे। फिर उस होटल का वह मैनेजर हमें उन कमरों तक लेकर गया तो हमने देखा कि वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ चारों तरफ मौजूद दीवारें सन्नाटे का एक ऐसा शोर मचा रही थी जो सच में काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर हमने इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। भले ही भैया को ये कमरा अच्छा लगा, लेकिन मुझे इस कमरे में कुछ सही नहीं लग रहा था, मगर मैं कुछ कह भी नहीं सकता था, जिस कारण मैं चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही हमारे सामने वाला कमरा, जिसका रूम नंबर 9 था, वो अपने आप ही खुल गया और उसके खुलते ही मैं उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि उस कमरे के खुलने के बाद भी वहाँ किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद हवा के एक छोटे से झोंके के कारण ये दरवाज़ा खुल गया होगा। बाद में मैंने रूम नंबर 9 की तरफ देखना बंद कर दिया और अब शाम के तकरीबन 4:30 बज चुके थे और इस समय मैं अपने भैया और भाभी के साथ बगीचे की तरफ चल दिया। उस होटल का बगीचा काफ़ी शानदार था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे खूबसूरत लग रहे थे और उस बगीचे में घूमते घूमते हम सभी रूम नंबर 8 के बारे में कुछ बातें करने लगे। दरअसल मेरी भाभी का कहना था कि उन्हें रूम नंबर 8 थोड़ा अजीब लग रहा है और वही मेरा भी यह सुझाव था, लेकिन भैया ने ये बोलकर हमारी बात को काट दिया कि तुम दोनों ने पहली बार ऐसे कमरे को देखा है तो इस तरह अजीब लगना एक आम बात है। खैर, यूं ही बातचीत करते करते हमें शाम हो चुकी थी और भूख भी काफ़ी ज़ोरों से हमारे पेट में आतंक मचाने लगी। हमें ही भूख के सामने घुटने टेकने पड़े और फिर खाना खाने के लिए हम होटल में दाखिल हुए। उस होटल में पहुंचने के बाद हम कुर्सियों पर बैठ गए। वहीं हमारे बगल में भी कुछ लोग बैठे हुए थे और वो सभी भी रूम नंबर 9 के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, जिनको समझ पाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं उनकी बातों को ज़रा भी समझ नहीं पाया। साथ ही भैया भी उनकी बातों पर कान लगाए बैठे थे।
रूम नंबर 9 ये एक ऐसा रहस्य था जो कोई जान ही नहीं पाया था। मुझे भी इस बात को सुनकर काफ़ी ताज्जुब हो रहा था कि इस होटल के अंदर एक ऐसा स्थान भी है जिसके अंदर रहस्यों की दुनिया भी दफनाई गई है। बाद में मैंने भी भैया की तरह इन सब बातों पर यकीन ना करना ही ठीक समझा और फिर भैया के साथ वापस कमरे में लौट गया। चूँकि इस समय देर रात हो चुकी थी तो मैं अपने बिस्तर को ज़मीन पर लगाकर नीचे लेट गया और भैया और भाभी कुछ देर के लिए होटल की छत पर टहलने लगे। फिर अचानक ही सामने वाले कमरे में कुछ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें वाकई बेहद तेज़ थी और थोड़ी अजीब भी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन आवाज़ों के पीछे क्या कारण होगा। हैरानी तो तब हुई जब मेरी नज़र उस कमरे के नंबर पर पड़ी, क्योंकि उस होटल के मैनेजर ने बताया था कि उस कमरे के अंदर किसी भी इंसान का वास नहीं है। लेकिन फिर इन आवाज़ों के पीछे का क्या कारण था, मैं यही देखने के लिए उस कमरे के पास पहुंचा तो फिर उसके अंदर से इधर उधर चीज़ें गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और फिर जब मैंने उस कमरे के दरवाजे को खोला तो उसके अंदर सब कुछ एकदम खामोश था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और आवाज़ का कोई नामो निशान तक नहीं था। इतना देखने के बाद मैं वापस पीछे पलटा, लेकिन किसी ने मुझे पीछे से धक्का मार दिया और फिर मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। और जब मैंने अपने पीछे का नज़ारा देखा तो मैंने पाया कि अब वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो चुका था। दरवाजे का लॉक मेरे सर से बहुत ऊपर था और मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश में जुट गया। इससे पहले कि मैं उस दरवाजे को खोल पाता कि एक हाथ अचानक मेरे पीछे से आया, जिसने मेरा पैर पकड़ लिया और फिर मुझे घसीटते हुए एक अलमारी के अंदर कैद कर दिया। उस अलमारी के अंदर कैद होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी गुप्त कमरे के अंदर पहुंच गया हूं, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही मौजूद है। एक बार फिर किसी ने मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया और मैं एकदम से पीछे की ओर अपने कदम हटाते हुए वहीं नीचे गिर पड़ा। इस पर मेरी नज़र आग से जली कुछ मसालों पर पड़ी। दरअसल वहाँ चारों तरफ आग से कुछ मसाले जल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह कोई कमरा नहीं बल्कि कोई गुफा बनाई गई हो और उस गुफा के अंदर मुझे कैद कर दिया गया है। अब इस जगह से बाहर कैसे निकलना है मैं इस बात से अनजान था, लेकिन उसी वक्त कुछ खौफनाक आवाज़ मेरे कानों में दहशत का एक नया रंग पैदा करने लगी। अब मेरी हालत पतली पड़ने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक तो मैं एक ऐसी जगह पर फंस गया था जिसके बारे में जानना भी लगभग नामुमकिन था, और फिर दूसरी तरफ मेरे ऊपर खतरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद एक भयानक सा दिखने वाला जीव मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो देखने में किसी इंसान की भांति लग रहा था, लेकिन असल में वह एक शैतान था जिसके हाथ और पैर दोनों ही पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। देखने में ये नज़ारा बहुत ही डरावना था। कुछ पलों की खातिर मेरी सांसें अब उखड़ने लगी और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में ही उसने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे वो दबोचने लगा। उसके हाथ की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने गले को उसके हाथ से छुड़वाने में लगभग नाकाम रहा। मेरा जी घुटने लगा। अब मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। दरअसल ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सपना जो अभी अभी पूरा हुआ था, और इस सपने का राज भी इसी रूम नंबर 9 के अंदर छुपा हुआ था। उसके हाथ की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने गले को उसके हाथ से छुड़वाने में लगभग नाकाम रहा। अब मेरा जी घुटने लगा और अब मैं ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था, और उसी वक्त मेरी आंखें खुल गईं। दरअसल ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक सपना जो अभी अभी पूरा हुआ था, और इस सपने का राज भी इसी रूम नंबर 9 के अंदर छुपा हुआ था। उस सपने की हकीकत को मैं समझ तो नहीं सका। फिर मैं जल्दी से भाग तो अपने भैया की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम पटकने के बाद ही मेरा शरीर पूरा का पूरा हवा में लटकने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा है। फिर मैं अचानक ही रूम नंबर 9 के अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर मेरी कपकपी छूटने लगी। इसी बीच मेरे कंधे के ऊपर मुझे कुछ महसूस हुआ, और जब मैंने अपना हाथ फेरा तो मैंने पाया कि वो तो खून है। और जब मैंने अपने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ एक लड़की की लाश लटक रही थी। मैं उस कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में था, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा मेरे सपने की तरह खुल ही नहीं पाया। मैं ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को खटखटाता रहा, मगर मेरे द्वारा खटखटाने की आवाज़ मेरे कानों तक भी नहीं पहुँच पाई। तो उस होटल के अंदर मौजूद लोगों के कानों तक पहुँचना नामुमकिन था। उस कमरे के अंदर एक छोटा सा दर्पण लगा हुआ था, और मुझे उस दर्पण के अंदर
एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आया। अभी तक मुझे सिर्फ उसका धड़ी नजर आ रहा था और बाद में जब मेरी नज़र उसके पूरे शरीर पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उसके शरीर पर मुंडी ही नहीं थी, उसका सिर्फ शरीर ही दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उसके पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा हुआ था और उस बच्चे की दोनों हाथों में खून लगा हुआ था और अपने खून से सने हुए हाथों से वो लगातार मेरी तरफ ही देखने लगा। उसके देखने का नज़रिया भी मुझे काफ़ी खौफनाक लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे उस घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलता देख मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं अपने कदमों को पीछे की ओर हटाने लगा, लेकिन उसके कदम मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। शायद ये मेरी आने वाली मौत का संकेत था। उसके बाद मैं जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। उस बच्चे ने मेरी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार वालों की गर्दन धड़ से अलग कर दी और इस नज़ारे को देखने के बाद मैं इंसानियत को भूल चुका था, क्योंकि इतना डरावना नज़ारा एक नॉर्मल इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए इतना काफ़ी होता है। लेकिन मैंने चीखना और चिल्लाना बंद नहीं किया और शायद थोड़ी ही देर के बाद रूम नंबर 9 का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र मेरे भैया पर पड़ी, जो कुछ लोगों के साथ रूम नंबर 9 के अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नॉर्मल किया। बाद में मैंने अपने साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में बताया तो उस होटल के मैनेजर ने बताया कि ये कमरा प्रेत बाधित माना जाता है। तकरीबन 4 साल पहले इस कमरे के अंदर एक परिवार रहने को आया था, लेकिन फिर उस परिवार के एक बच्चे को अचानक ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे ने रात ही रात में अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया और अपने परिवार का खात्मा करके उसने सुसाइड कर लिया। अब इस घटना को क्या नाम दिया जाए किसी को नहीं पता, लेकिन आज इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं, मगर दोस्तों आज भी उस बच्चे की आत्मा इस कमरे के अंदर निवास करती है। जो भी इस कमरे के आसपास भटकने की कोशिश करता है वो आत्मा उसका सर धड़ से अलग करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।